पिछली क्लास में अपन ने टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड उसका पहला पार्ट हमने शुरू किया था, द बेरियल ऑफ द डेड। ठीक है, ये पहला पार्ट था जो अपन ने शुरू किया था। यहां से एक बार थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले तो अपन ने इसका एपिग्राफ जो है ये देख लिया था। क्लियर? एपिग्राफ के बाद में हमने यहां पर आपको ये बताया था कि ये जो पोएम है, इस पोएम के अंदर आपके 5 पार्ट हैं। ठीक है, पांचों पार्ट जो है डिसकनेक्टेड है, डिसओरिएंटेड हैं, आपस में इनका कोई संपर्क ज्यादा कोई लगता नहीं है, लेकिन फिर भी ये पोएम की जो एक लार्जर थीम है उस थीम को ये सपोर्ट करते हैं। फिर अपन ने पहला जो पार्ट है जिसका टाइटल है द बेरियल ऑफ द डेड, 76 लाइंस इसमें इंक्लूड है, इसको अपन ने शुरू कर दिया था। इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है? एंग्लिकन बुक ऑफ कॉमन प्रेयर है। ठीक है, वहाँ से इसका टाइटल लिया गया है। और ये इनकी जो बेरियल सेरेमनी होती है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसको दफन करने की जो इनकी क्रिया होती है, दफनाने की जो क्रिया होती है, उसको बेरियल कहते हैं। उस सेरेमनी का पूरा टाइटल क्या है? द ऑर्डर फॉर द बेरियल ऑफ द डेड। वहाँ से ये टाइटल जो है इंस्पायर्ड है, वहाँ से लिया गया, अपन ने बात करी थी। फिर मैंने आपको ये बताया कि ये जो पोएम है, इस पोएम को एक्चुअल में छोटे छोटे 4 सीन्स में, जिनको आप विग्नेट्स भी कहते हैं, इन 4 सीन्स में बांटा गया है। क्लियर? और इन 4 सीन्स में से हमने 2 सीन जो है स्टडी कर लिए थे, पढ़ लिए थे पहले। ठीक है, अब तीसरा और चौथा सीन जो है आज हम इस क्लास में देखेंगे। कितने पार्ट में बांट दिया अपन ने इसको? 4 पार्ट में। इसको आप सीन भी कह सकते हैं, पार्ट भी कह सकते हैं, पार्ट विद इन पार्ट, कि पार्ट के अंदर ही क्या है और पार्ट है। तो जो पहला है द बेरियल ऑफ द डेड, इसके अंदर आपको 4 पार्ट, 4 सीन या 4 विग्नेट्स देखने को मिलते हैं। इनमें से हम 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम वर्तमान में पहुंचेंगे कि हमने क्या पढ़ लिया था और कहां तक पहुंच चुके हैं। पहला तो ये था आपका अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ये शुरू होता है, पहला विग्नेट था। फिर सेकंड वाला व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच, यहां से आपका स्टार्ट हो गया था। क्लियर? तीसरा सीन जो है, तीसरा पार्ट जो है, तीसरा विग्नेट जो है, वो आपका यहां से शुरू होता है, लाइन 43 से 43 लाइन से स्टार्ट होता है। इसमें एक बार पहले पंक्ति दिखा दूं आपको। पंक्ति कैसे रहेगी? मैडम सोसोस्ट्रिस, फेमस क्लेयरवोयंट, had a bad cold, nevertheless is known to be the wisest woman in Europe with a wicked pack of cards। ठीक है, ये पंक्तियां जो हैं हम यहां पढ़ने वाले हैं, लेकिन इन पंक्तियों के बारे में पहले थोड़ा सा जानकारी ले लो, थोड़ा समझ लो, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक्चुअली में होता क्या है कि इस सीन को, जिसको मैंने टाइटल क्या दिया है, टैरो कार्ड रीडिंग, इसको अपन ने टाइटल दिया है, कोई वैसे टाइटल नहीं है कि आप कहोगे टैरो कार्ड रीडिंग सर कहीं कोई टाइटल देखने को नहीं मिला। ये सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक टाइटल जो है मार्क कर दिया है, क्योंकि इसमें टैरो कार्ड रीडिंग जो है उसी का जिक्र होना है, इसलिए अपन ने मार्क कर दिया। ठीक है, ये कौन सा सीन है? 3rd सीन। किसका? बेरियल ऑफ द डेड। इसके अंदर ये आपका 3rd सीन है। क्लियर? ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, टायरेसिस इज स्टॉप्ड बाय अ पर्सन। टायरेसिस को एक कोई व्यक्ति जो है रोकता है। टायरेसिस घूम रहा है इस वेस्टलैंड में, ठीक है, इस मॉडर्न वर्ल्ड में, जहां पर सभी भौतिकतावाद के शिकार हैं,
स्पिरिचुअली डेड हैं। तो टायरेसिस को एक व्यक्ति रोकता है, और वो व्यक्ति कौन है? पॉसिबली एन एजेंट, संभवतः वो एक एजेंट है। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल्स में नहीं होते क्या, लपका समूह है, जैसे कोई मरीज आता है दिखाने के लिए, ठीक है, तो लपका समूह वाला आ जाता है, क्या हो मैं दिखा देता हूँ, मैं ही आपको जांच करवा दूंगा, डॉक्टर को मैं दिखा दूंगा, मेडिकल स्टोर पे मैं ले चलूंगा, दवाई भी मैं दिला दूंगा, ये लपका समूह है। तो यहाँ पर वैसा ये लपका समूह का सदस्य जो है, एजेंट जो है वो आ जाता है। ये एजेंट किसका है? ये एजेंट है एक भविष्यवक्ता, एक औरत है, उसने अपने एजेंट छोड़ रखे कि जाओ ऐसे पकड़ के लेके आओ मेरे पास, और मैं उनको उनका भविष्य बताऊंगी, उनसे पैसे ऐठूंगी, पैसे कमाऊंगी। ठीक है, तो संभवतः कोई एजेंट व्यक्ति जो है वो आता है और आकर के टायरेसिस को रोकता है। Who tells him about a fake clairvoyant named मैडम सोसोस्त्रिस, और फिर वो व्यक्ति जो है उस टायरेसिस को कहता है कि भाई साहब एक बहुत तगड़ी भविष्यवक्ता जो है वो यहाँ पर रहती है, वो आपका भविष्य बता सकती है, आपको मिलना चाहिए उससे, ठीक है, आपका जीवन संवर जाएगा, बहुत अच्छा होगा। तो ये कह करके टायरेसिस को वो रोकता है। ठीक है, अब फेक क्लेयरवॉयंट यहां पर नाम दिया गया। फेक यानी नकली, झूठी, क्लेयरवॉयंट यानी जो भविष्य दृष्टा हो। तो ये फेक क्लेयरवॉयंट उसको कहा गया, अर्थात ये सही नहीं है, सच्ची नहीं है इन लोगों की नजरों में। ठीक है, दिस पर्सन फर्दर टेल्स टायरेसियस, आगे ये व्यक्ति टायरेसियस को ये भी बताता है दैट कि ऑल्दो दिस वुमन रिसेंटली कॉट अ कोल्ड, कि आजकल मैडम को जुकाम हो रखा है, शी इज स्टिल कंसिडर्ड द वाइजेस्ट फॉर्चून टेलर, लेकिन फिर भी इसको यूरोप की सबसे बुद्धिमान महिला, सबसे अच्छी भविष्य बताने वाली महिला के तौर पर इसको जाना जाता है। ये बात हालांकि व्यंग्यात्मक तौर पे है, आगे जब पोएम पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। अब उस औरत के पास क्या है, मैडम सोसोस्त्रिस क्या करती है, उसका प्रोफेशन क्या है? उसका प्रोफेशन है भविष्य बताना। इसके लिए टूल के तौर पे वो इस्तेमाल करती है टैरो कार्ड्स का। जैसे ताश की गड्डी होती है ना, तो ताश के पत्ते होते हैं, वैसे ही टैरो कार्ड के पत्ते होते हैं। तो शी हैज अ मिशीवियस डेक, डेक यानी गड्डी, ऑफ टैरो कार्ड्स, उसके पास एक टैरो कार्ड की शरारतपूर्ण गड्डी है, विच शी यूजेस टू प्रेडिक्ट पीपल्स फ्यूचर, जिसका प्रयोग ये लोगों का भविष्य बताने के लिए करती है। कैसे करती है? वो टैरो कार्ड जो आपके सामने बिछा देगी, आप अपनी मनपसंद का कोई कार्ड निकाल लो, उसके ऊपर जो कुछ सिंबल या कोई आकृति है उसको पढ़ करके, ठीक है, और उसके अनुसार वो क्या करेगी, आपका भविष्य बताएगी आपको। The woman places the deck of cards on the table and tells Tiresias that the card of his choice is already lying on the table. फिर ये एजेंट क्या करता है, टायरेसिस को उस औरत के पास, मैडम सोसोस्त्रिस के पास लेके जाता है। अब वो मैडम क्या करती हैं, कार्ड्स जो है बिछा के रख दी उसके सामने और कहा कि ये लो, तुम्हारे पसंद के कार्ड तुम्हारे सामने रखे हैं, जो मर्जी उठा लो, बताओ। These cards carry symbolic meanings। अब इन ये जो कार्ड जो कि भविष्य बताने के टूल्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो देखो, these cards carry symbolic meanings। ये जो कार्ड हैं इनके प्रतीकात्मक अर्थ निकलते हैं, उन पर जो आकृति है उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। ठीक है, वो प्रतीक दे रखे हैं, सिंबल्स दे रखे हैं, उन सिंबल्स का कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो ये कार्ड क्या रखते हैं, सिंबॉलिक मीनिंग्स होता है इनका। एंड आर लिंक्ड टू द थीम्स ऑफ द पोएम, और ये कार्ड जो हैं, जो पोएम की जो थीम है उनसे कनेक्टेड हैं। अब पोएम की थीम में क्या शामिल है वो देखो, सच एज, जैसे कि डेथ मृत्यु, रीबर्थ पुनर्जन्म, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, एंड स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, और आध्यात्मिक खोखलापन, खालीपन, ये सारी हमारी इस पोएम की थीम है, और ये कार्ड जो हैं उस थीम को सपोर्ट करते हैं। इफ वी इमेजिन मैडम सोसोस्त्रिस इज एड्रेसिंग टायरेसियस, यदि हम यो का माने, कल्पना करें कि मैडम सोसोस्त्रिस जो है वो टायरेसिस को संबोधित करती हैं, उसका भविष्य बताती हैं,
टायरेसिस कौन? द ब्लाइंड प्रॉफिट, अंधा है, प्रॉफिट भी है ये, यानी जो चीजें मैडम सोसोस्त्रिस उसको बता रही हैं वो चीजें उसको पहले से पता है, ठीक है। ही नोज दीज थिंग्स बिफोर हैंड, उसको पहले से वो सारी चीजें पता है। हु प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द पोएम, और टायरेसिस क्या करता है इस पोएम में? केंद्रीय भूमिका निभाता है, ठीक है। यदि हम ये मान लें कि मैडम सोसोस्त्रिस टायरेसिस को ये सब बातें यानी भविष्य बता रही हैं, तो टायरेसिस जो कि एक ब्लाइंड प्रोफेट है, जो कि इस पोएम में मुख्य किरदार निभाता है, द रीडिंग बिकम्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड्स कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ डायरेक्शन। तो फिर आप यूं समझिएगा कि मैडम सोसोस्त्रिस जो टायरेसिस को संबोधित करते हुए जो भविष्य बता रही है ना, वो भविष्य बताना नहीं है एक्चुअल में, वो क्या है? एक तरह का रिफ्लेक्शन है, चिंतन है, मनन है, किसका? ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड्स कंफ्यूजन, कि आज वर्तमान दुनिया, मॉडर्न वर्ल्ड किस तरह से कंफ्यूज्ड है, एंड लैक ऑफ डायरेक्शन, और उसके पास किस दिशा में जाऊं, ठीक है, इस चीज का उसके पास अभाव है, अर्थात दिशा विहीन है। इस बात पर चिंतन है, मनन है, क्या? मैडम सोसोस्त्रिस के द्वारा जो टैरो रीडिंग करी जाती है वो चीज। क्लियर? तो एक तरह से देखा जाए टायरेसिस को सारी बातें पहले से मालूम है। कौन सी बातें? जो मैडम सोसोस्त्रिस बता रही हैं। तो मैडम सोसोस्त्रिस जो बता रही है ना, एक तरह से टायरेसिस की जो नॉलेज है उसको कंफर्म कर रही है, कंफर्मेशन दे रही है बस उसको, और कुछ नहीं कर रही है। क्लियर? क्यों? क्योंकि वो यही बता रही है कि मॉडर्न जो वर्ल्ड है कंफ्यूज्ड है, दिशा विहीन है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैडम सोसोस्त्रिस, इसका परिचय हालांकि थोड़ा सा मैंने दे दिया है, थोड़ा और दे देता हूं। ये देखिएगा, फोटो के जरिए आप देख लो, ठीक है। मैडम सोसोस्त्रिस इज अ फिक्शनल कैरेक्टर, ये काल्पनिक पात्र है, इंट्रोड्यूस्ड एज ए साइकिक फॉर्च्यून टेलर, और इसको यहां इंट्रोड्यूस किया गया है किस तौर पे? एक साइकिक फॉर्च्यून टेलर के तौर पे, अर्थात जो व्यक्ति आपके सामने है, आप उसके मन को पढ़ लेते हैं और फिर उसी अनुसार क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। इस तौर पे मैडम सोसोस्त्रिस को यहां पर दिखाया गया है, बताया गया है। और इसी साइकिक फॉर्च्यून टेलर को और क्या कहा जाता है? क्लेयरवॉयंट कहा जाता है। यहां पर देखिए सीधा सीधा प्रश्न जो है आ सकता है कि हु इज मैडम सोसोस्त्रिस? तो सही जवाब क्या होगा? ए क्लेयरवॉयंट। और इसी शब्द का प्रयोग जो है यहां पर पंक्तियों में, पोएम की पंक्तियों में किया गया है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाने के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि हु इज मैडम सोसोस्त्रिस। एक सवाल तो ये बनता है इस पे। दूसरा सवाल ये भी बनता है कि पोएम के कौन से पार्ट में इसको दिखाया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट का टाइटल क्या है? द बैरियल ऑफ द डेड। उस पार्ट में इसका जिक्र आता है, ठीक है। तो ये दो सवाल मोटे मोटे यहां पर ध्यान रखिएगा इसके बारे में। T.S. Eliot seems to have borrowed her name from Aldous Huxley's novel Chrome Yellow. T.S. Eliot ने ये जो नाम है मैडम सोसोस्त्रिस, ये एक तरह से उधार लिया भाई। कहाँ से? ये पात्र जो है, ये कैरेक्टर जो है पहले यूज हो चुका है। कहाँ? एल्डस हक्सले का नॉवल है, टाइटल है क्रोम येलो। उस क्रोम येलो नॉवल में एल्डस हक्सले ने इसको काम में लिया है। तो यूं लगता है कि ये कैरेक्टर टी.एस. एलियट ने कहाँ से उठाया है? क्रोम येलो से उठाया है। तो यहां पर भी ये तीसरा प्रश्न जो है तैयार हो गया है। 3 प्रश्न यहां पर तैयार हो गए आपके। दो ही डजंट डायरेक्टली रेफरेंस हक्सलेस वर्क, लेकिन टी.एस. एलियट ने जो अपने नोट्स साथ में इस पोएम के अटैच किए हैं कि ये मेरे नोट्स हैं, इस पोएम को जब आप पढ़ो तो मेरे नोट्स और एक कमेंट्री जो है आप उनको यूज करते पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, पोएम समझ में आ जाएगी। तो उन नोट्स के अंदर कहीं पर सीधे तौर पे एल्डस हक्सले
और उसका क्रोम येलो जो है उसका जिक्र जो है टीएस एलियट कहीं पर नहीं करते हैं। ये भी एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वो जिक्र नहीं करते हैं, औरों का करते हैं लेकिन इसका नहीं करते हैं। और कहीं से लिया है उन्होंने, जैसे इन्होंने अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, जो पहली पहली पंक्ति है, ठीक है, ये उन्होंने चौसर से लिया है, तो वहाँ चौसर का जिक्र किया गया है, लेकिन एल्डस हक्सले का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है, ठीक है। फिर भी आप याद रखेंगे कि एक पात्र जो है, कैरेक्टर जो कहाँ से लिया गया है, क्रोम येलो से लिया गया है, एल्डस हक्सले का नॉवेल है। फिर आगे देखें, इन एलियट्स पोर्ट्रेयल मैडम सोसोस्ट्रिस इज नोन एज वन ऑफ द वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप। टीएस एलियट ने इसका जिक्र किसके रूप में किया है? वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप के तौर पे किया है। फेमस फॉर हर फॉर्च्यून टेलिंग स्किल्स, जो कि प्रसिद्ध है अपनी भविष्य बताने की कला के लिए। शी यूजेस अ टैरो पैक ऑफ 78 कार्ड्स, ये भी याद रखिएगा भी। और इसके पास जो ताश की गड्डी है, टैरो कार्ड की जो गड्डी है, उसमें कितने पत्ते हैं? 78 हैं। आमतौर पे हम लोग जो ताश वगैरह यूज करते हैं, प्लेइंग कार्ड्स जिनको आप कहते हैं, उनमें 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। जोकर को और उनको आप छोड़ दीजिए, एक दो पत्ते जो जोकर के होते हैं उनको छोड़ दीजिए, उनके अलावा कितने होते हैं? ठीक है, 52 होते हैं। 4 कलर के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, ठीक है। सब में 13-13 होते हैं, तो 13 चौके कितने हो गए? 52 हो गए। तो 52 पत्ते होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 78 हैं। ये भी एक प्रश्न जो है तैयार होता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैडम सोसोस्ट्रिस के बारे में थोड़ी और बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्लियर? तो बातें समझ में आ गई आपको कि मैडम सोसोस्ट्रिस जो है एक साइकिक फॉर्च्यून टेलर है, जिसके लिए नाम यूज किया गया क्लेयर वॉयंट। पहला प्रश्न। दूसरा, इनका नाम का प्रयोग जो है फर्स्ट पार्ट द बेरियल ऑफ द डेड में हुआ। 2 प्रश्न हो गए। फिर क्रोम येलो नॉवल है एल्डस हक्सले, वहां से ये कैरेक्टर लिया गया है, 3 सवाल हो गए। और इनकी जो ताश की गड्डी है, टैरो कार्ड की जो गड्डी है, उसमें 78 कार्ड्स होते हैं। ये 4 सवाल आपको केवल मैडम सोसोस्ट्रिस से रिलेटेड यहां पर आपको मिल गए हैं। अब चलिए वापस उन पंक्तियों पे चलते हैं। मैडम सोसोस्ट्रिस फेमस क्लेयरवॉयंट, तो ये मैडम सोसोस्ट्रिस क्या है? फेमस क्लेयरवॉयंट है, प्रसिद्ध भविष्य वक्ता है। हैड अ बैड कोल्ड, और उनको क्या होगी? जुकाम होगी। ये बात कौन बोल रहा है? वो एजेंट जो टायरेसिस को पकड़ के किसके पास लेके जा रहा है? मैडम सोसोस्ट्रिस के पास लेके जा रहा है कि चल तेरा भविष्य बता देते हैं, ठीक है। तो ये बात वो एजेंट जो है इनको बता रहा है। हैड ए बैड कोल्ड, नेवरदलेस, देखिए नेवरदलेस एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन भी किस तरह का? ये विपरीत बात कहने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे बट, यट, स्टिल, वाइल, वेरेज, इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है, एडवर्सिटी कंजंक्शन के तौर पे। वैसे ही कंट्रास्ट नेचर को शो करने के लिए हम नेवरदलेस का प्रयोग करते हैं, जिसका आप हिंदी अर्थ लेना चाहे तो एक निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो यहां पर एक तरफ तो क्या कह रहे हैं कि वो प्रसिद्ध भविष्यवक्ता है, और उन्हीं को क्या होगी? जुकाम होगी, यानी छोटी सी बीमारी, तुच्छ सी बात। नेवरदलेस, लेकिन फिर भी, इन सब के बावजूद भी, इज नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप। इतना होने के बाद में भी जो अपने आप को जुकाम से नहीं बचा सकी, तो बड़ी जो कोई मुसीबत है उससे तो कहां बचा पाएगी। लेकिन फिर भी देखो, इसको क्या माना जाता है? इसको वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप माना जाता है। यूरोप की सबसे बुद्धिमान महिला इसको माना जाता है। यह बात यहां पर एजेंट इसको बताता है। तो यहां पर ये एक आयरनी भी है, विडंबना भी है कि देखो जो फॉर्च्यून टेलर है वही क्या पड़ी है? बीमार पड़ी है। तो फिर ये काय का भविष्य बताती होगी किसी को, यानी ये फेक है, इसलिए इसको फेक क्लेयरवॉयंट भी आप कह सकते हो। विद अ विकेड पैक ऑफ कार्ड्स, और इसके पास क्या है? पैक ऑफ कार्ड्स।
कार्ड्स की गड्डी है, ठीक है, कार्ड्स की क्या है, गड्डी है, पैक। और वो कैसा है, विकेड, दुष्ट है। अब दुष्ट का मतलब शरारतपूर्ण भी हो सकता है, दुष्ट भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि विकेट पैक ऑफ कार्ड्स, इसका मतलब ये किसी का भला तो नहीं करती। क्या करती है वो देखो, ये फ्रेज देखो यहाँ पे, ए विकेट पैक ऑफ कार्ड्स, ये जो फ्रेज है रेफर्स टू टैरो कार्ड्स। पहली बात तो इसका प्रयोग किसके लिए, टैरो कार्ड्स के लिए हुआ है। एन ओल्ड सेट ऑफ 70 कार्ड्स, और इसमें कितने कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स हैं। यूज्ड फॉर फॉर्चून टेलिंग, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, भविष्य बताने के लिए करते हैं। टैरो लाइकली ओरिजिनेटेड इन इटली इन द लेट मिडिल एजेस, लेट मिडिल एजेस में इसका जन्म जो है टैरो कार्ड का इटली में हुआ बताते हैं। अनलाइक रेगुलर प्लेइंग कार्ड्स, जो हमारे ताश के पत्ते होते हैं उनकी तरह से नहीं, उनके विपरीत, टैरो कार्ड्स इंक्लूड एक्स्ट्रा कार्ड्स। टैरो कार्ड में कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स होते हैं, ताश में 52 होते हैं, इसमें 52 से अतिरिक्त होते हैं, कितने, 26 होते हैं एक्स्ट्रा। विद सिंबॉलिक फिगर्स, जिसमें कुछ प्रतीकात्मक आकृतियां बनी रहती हैं, रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स ऑफ नेचर, और ये प्रतिनिधित्व करती है किसकी, नेचर की, वर्च्यूज की एंड वाइसेस की। नेचर प्रकृति की, वर्च्यूज सद्गुण, और वाइसेस यानी बुराइयां, इनके प्रतीक होते हैं वो सिंबल्स जो कि उन कार्ड्स पे मौजूद होते हैं। टी.एस. एलियट यूजेस दीज सिंबल्स इन हिज पोएम। टी.एस. एलियट इन सिंबल्स का प्रयोग अपनी पोएम में क्यों कर रहे हैं, टू ऐड लेयर्स ऑफ मीनिंग, यानी जो गूढ़ अर्थ हैं उनको व्यक्त करने के लिए इनको काम में ले रहे हैं। क्लियर, ठीक है। अब वापिस आ जाओ। मैडम सोसोस्ट्रिस, फेमस क्लेयरवॉयंट, हैड ए बैड कोल्ड। मैडम सोसोस्ट्रिस जो कि प्रसिद्ध भविष्यवक्ता हैं, हैड ए बैड कोल्ड, उनको भले ही जुकाम लगा हो, नेवरदलेस इज नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप, लेकिन फिर भी उनको यूरोप की सबसे बुद्धिमान महिला कहा गया है। तो इस सैट्रिकल टोन को यूज करते हुए यहां पर ये बात कह रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं कि देखो, जिसको जुकाम हो गया और जो व्यक्ति भविष्यवक्ता होने का दावा करता है और अपने आप को जुकाम जैसी छोटी सी बीमारी से नहीं बचा सकता, वो बड़ी मुसीबत से अपने आप को भी क्या बचाएगा। यानी उसका जो फॉर्चून टेलिंग जो प्रोफेशन है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, डाउटफुल है। जो अपने आप को नहीं बचा सकता वो दूसरों को क्या बचाएगा, ठीक है। विद विकेट पैक ऑफ कार्ड्स, और उसके पास ताश नहीं मतलब ये कार्ड्स जो हैं उनकी एक दुष्ट गड्डी है जिससे लोगों का भविष्य वो बताती है, ठीक है। हियर सैड शी, अब मैडम सोसोस्ट्रिस अपना काम चालू कर देती है और टायरेसिस से कहती है ये लो, हियर ये लो, सैड शी, वो कहती है, क्या कहती है, इज योर कार्ड। योर शब्द किसके लिए आ रहा है, टायरेसिस के लिए आ रहा है, ठीक है। तो टायरेसिस को कहती है ये लो तुम्हारे कार्ड रखे हैं, देख लो। द ड्राउंड फनीशियन सेलर, पहला कार्ड जो इसके द्वारा दिखाया जाता है किसका है, द ड्राउंड फनीशियन सेलर का है। किसका है कार्ड, द ड्राउंड जो डूब गया, डूबते किसमें, पानी में, फनीशियन सेलर, ठीक है। देखो द ड्राउंड फनीशियन सेलर, पहले इसके बारे में जान लो फिर अच्छे से समझ में आएगा। हियर द रेफरेंस इज टू अ फनीशियन गॉड कॉल्ड एडोनिस। यहां पर ये जो फनीशियन सेलर जो है ना, ये जो रेफरेंस लिया गया है, ये फनीशियन गॉड, फनीशिया जो है वहां का एक गॉड भगवान है जिसका नाम है एडोनिस, उसका रेफरेंस है। द सेलर हियर रिप्रेजेंट्स दिस गॉड ऑफ फर्टिलिटी, और ये एडोनिस क्या है, गॉड ऑफ फर्टिलिटी है। क्या है, गॉड ऑफ फर्टिलिटी है। फिर से उस लाइन को पढ़ो, द सेलर, ये जो नाविक है फनीशियन सेलर, हियर रिप्रेजेंट्स दिस गॉड ऑफ फर्टिलिटी। तो ये फनीशियन सेलर जो है ये फनीशियन गॉड ऑफ फर्टिलिटी जिसका नाम है एडोनिस, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फनीशियन सेलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडोनिस को। और ये खुद क्या है,
फर्टिलिटी गॉड है, फर्टिलिटी गॉड है। कहां का है? फनीशिया का है, इसलिए इसको फनीशियन कहा गया है। Whose image was drowned into the sea every year, और इसको जो इमेज है, इसकी जो तस्वीर है, वो हर वर्ष इसकी इमेज को समुद्र में डुबोया जाता है। Whose image was drowned into the sea every year, इसकी इमेज को हर वर्ष समुद्र में डुबोया जाता था। टू इंडिकेट द डेथ ऑफ विंटर, इसकी इमेज को जो पानी में डुबोते थे वो एक इंडिकेशन था, प्रतीक था डेथ ऑफ विंटर, कि विंटर चली गई है, विंटर की मृत्यु हो गई है, ठीक है, और विंटर चली गई है। विंटर का मतलब सर्दियां, सर्दियों का मतलब बर्फ, बर्फ का मतलब वनस्पति विहीन भूमि, जिसके ऊपर अब केवल किसका साम्राज्य है? बर्फ का साम्राज्य है। इंग्लैंड में तो ये होता है, लगभग बर्फबारी होती है, और जब बर्फबारी होगी तो फिर वनस्पति जो है गायब हो जाती है। तो विंटर एक तरह से हमारे लिए सुखद हो सकती है, बैठ के अपन रजाई गद्दे में बैठे हैं, गोंद के लड्डू खा रहे हैं, हमारे लिए हो सकती है। उनके लिए बड़ा मुसीबत भरा होता है, क्योंकि वहां बर्फ पड़ती है इसलिए। तो डेथ ऑफ विंटर को सजेस्ट करता है क्या? एडोनिस की इमेज को हर वर्ष समुद्र में डुबोते हैं, इसका मतलब सर्दियां मर गई, सर्दियां चली गई, और सर्दियां चली गई तो अब क्या आएगा देखो, एंड हिज इमरजेंस द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग फर्टिलिटी, और फिर आएगा बसंत, ठीक है। और फिर वो इमेज जो है वापस ऊपर आती है। वापस ऊपर आने का मतलब, इमर्ज होने का मतलब, इमरजेंस का मतलब इमर्ज होना, ऊपर आना, ठीक है, या फिर से पुनर्जीवित होना। तो इसके वापस पुनर्जीवित होने का तात्पर्य क्या है? वो तात्पर्य है बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग फर्टिलिटी, यानी बसंत की शुरुआत, यानी फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन की शुरुआत, यानी बर्फ का हट जाना और अब वनस्पति का फिर से फूटना, अर्थात जीवन का पुनः प्रारंभ होना, अर्थात अच्छाई का बुराई का चले जाना और अच्छाई का वापस आ जाना। क्लियर? तो यहां पर पहला जो इसको कार्ड दिखाया गया वो क्या था? द ड्राउंड फनीशियन सेलर का था, सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, ठीक है। तो इसको फनीशियन सेलर का बताया गया। अब इसको पोएम के संदर्भ में कनेक्ट कर लो कि दुनिया जो है वो भौतिकवाद में डूबी पड़ी है, ठीक है, तुम्हारी मृत्यु जो है भौतिकवाद में डूबने से होगी, ऐसे भी आप कह सकते हो। और अत्यधिक जब आप इसमें भौतिकवाद में चले जाओगे तब फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम भौतिकवाद से ऊब जाओगे और फिर तुम आध्यात्म की तरफ आ जाओगे। जैसे ओशो कहता है संभोग से योग की तरफ, ये ठीक उसी तरह से, मतलब अपन इसको कनेक्ट करते हुए देख रहे हैं पोएम के संदर्भ में, पोएम की थीम की संदर्भ में। Those are pearls that were his eyes, look। तो फिर ये कहता है कि देखो इसकी जो फनीशियन सेलर है इसकी आंखें देखो, लुक देखो, क्या देखो? Those are pearls that were his eyes, ये जो इसकी आंखें हैं अब मोती की बन चुकी हैं। अब मोती का मतलब क्या है? कीमती चीज है, अर्थात ये इसकी मृत्यु होने के बाद में फिर से ये ऊपर आया, जीवित हुआ है, जो भी रिबर्थ हुआ, रिसरेक्शन हुआ है, इसके बाद में ये पहले वाला नहीं रहा, अब ये काफी कीमती बन चुका है, काफी वैल्यूएबल बन चुका है, स्पिरिचुअली ये जागृत हो चुका है, ठीक है। अब ये पहले वाला इंसान नहीं रहा, इसका तात्पर्य ये है कहने का मतलब। अर्थात जो आध्यात्म की शरण में जाएगा भौतिकवाद को छोड़ करके, वो पहले वाला नहीं रहेगा, वो बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन बन जाएगा। अब ये जो लाइनें हैं, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, ये भी क्या है? ये भी अल्यूसिव पंक्तियां हैं, ठीक है। पहले तो यहां पे देखेंगे इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, ये जो पहली पंक्ति है इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में पहले इसको देखेंगे, फिर वापस दूसरी पंक्ति पे आएंगे। द डीपर सिंबोलिज्म इज दैट, यहां पर डीपर सिंबोलिज्म क्या प्रयुक्त हुआ है पंक्तियों में? दैट द वेस्टलैंड इज टू बिकम फर्टाइल ओनली बाई फ्लडिंग थ्रू वाटर, कि वेस्टलैंड जो कि बंजर भूमि है ये फर्टाइल केवल कब बन सकती है?
फ्लडिंग थ्रू वाटर, ओनली बाई फ्लडिंग थ्रू वाटर, जब ये पूरी तरह से जलमग्न हो जाए तभी हो सकती है। शोविंग दैट रिन्यूड लाइफ इज टू बी गेन्ड ओनली थ्रू डेथ, जिसका मतलब ये है कि रिन्यूड लाइफ, एक नया जीवन जो है, इज टू बी गेन्ड ओनली, केवल तभी प्राप्त हो सकता है थ्रू डेथ, जब इंसान मरेगा, अर्थात मरने के बाद में उसका पुनर्जन्म होगा। जिस तरह से ईसा मसीह जो है उनको क्रूसीफाई किया गया था, फिर वो वापस जिंदा हो गए, इन द सेम वे। अब अगली पंक्तियों पे चलेंगे। यहां पे दोज आर पर्ल्स, अब इन पंक्तियों की बात करेंगे। ये पंक्तियां एक्चुअली ली कहां से गई हैं, ठीक है, तो देखेंगे। द सॉन्ग फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, ये एक सॉन्ग है, इज संग बाई एरियल। यदि आपने अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक पढ़ा हो तो उसमें 4 तरह की परियों का जिक्र है, जैसा निम्फ है, जल परी, ठीक है, और वैसे ही उसमें नोम्स नाम से परी बताई गई है, सालामंडर्स बताई गई है, और एक बताई गई है एरियल। एरियल का मतलब जो आकाश में जो परियां रहती हैं उनके बारे में, ठीक है। तो एरियल के द्वारा एक गीत गाया जाता है। एरियल क्या है? द स्पिरिट सर्वेंट ऑफ प्रोस्पेरो इन एक्ट फर्स्ट सीन 2 ऑफ द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट नाम से जो ड्रामा है किसके द्वारा लिखा गया है? बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर का ये जो ड्रामा है, इसके एक्ट फर्स्ट में सीन 2 में प्रोस्पेरो और इसकी एक स्पिरिट सर्वेंट है एरियल, वो एक गीत गाती है। पहला प्रश्न आपका ये तैयार होता है, ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं? ये सारा जिक्र यहां आ जाता है इस 2 पंक्तियों में। ये पंक्तियां किसने बोली हैं, कौन से ड्रामा से ली गई, वो ड्रामा किसका लिखा हुआ है, सारा जिक्र यहां पे आ गया। क्लियर? उन पंक्तियों का मीनिंग क्या है उस पर भी चलेंगे। पहले एक बार देख लो। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सॉन्ग इज दैट, उस शेक्सपियर वाले ड्रामा के अंदर किस कॉन्टेक्स्ट में पंक्तियां बोली गई हैं? दैट एरियल इज टेलिंग फर्डिनेंड, फर्डिनेंड कौन है? द सन ऑफ द किंग ऑफ नेपल्स, जो नेपल्स नाम का जो राजा है उसका बेटा है और उसका नाम है फर्डिनेंड। और ये एरियल जो कि एक स्पिरिट है, ठीक है, आकाशीय परी है, और प्रोस्पेरो की नौकरानी है, एक तरह से मान लो, ठीक है, उसकी परी है। और ये क्या करती है? नेपल्स नाम का जो किंग है उसका लड़का है फर्डिनेंड, उसको ये पंक्तियां बोलती है। दैट हिज फादर, क्या बता रही है? दैट हिज फादर द किंग हैज ड्राउन्ड इन द शिपरेक कॉज्ड बाय प्रोस्पेरस मैजिक, कि मेरे मालिक जो प्रोस्पेरो हैं उनके जादू की वजह से तुम्हारे पिता, जिनका नाम नेपल्स है, ठीक है, तो उनका जो जहाज है पानी में टूट जाता है, बिखर जाता है, और तुम्हारे पिता उस समुद्र में डूब जाते हैं। ये बात एरियल जो है बताती है फर्डिनेंड को। कैसे बताती वो देखो। फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, ये फुल फैदम 5, ये फैदम वगैरह ही क्या है? ये मापक इकाइयां हैं पानी के लिए उस जमाने में। तो कि पानी में एक निश्चित दूरी पे जब तुम नीचे जाओगे, गहराई में जब जाओगे, तो वहां तुम्हारे पिता का शरीर जो है पड़ा है। ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड, और अब तुम्हारे पिता मर चुके हैं और उनकी हड्डियां जो है वो कोरल अर्थात मूंगे की बन गई हैं, अर्थात कीमती बन गई हैं। दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, और उनकी आंखें जो पर्ल्स यानी कीमती बन चुकी हैं। अब देखिए ये पंक्ति यहां से ली गई है, ठीक है। दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, ये पंक्ति विलियम शेक्सपियर, उसका ड्रामा द टेम्पेस्ट, वहां से ली गई है। फिर आगे देख लो। नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड बट डथ सफर ए सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। कहने का तात्पर्य यह है
कि तुम्हारे पिता का शरीर जो है वो, उसकी हड्डियां जो हैं वो मूंगे की बन चुकी हैं, आंखें मोती बन चुके हैं, अर्थात वो जो पहले थे वो पहले से बदल चुके हैं और काफी वैल्यूएबल बन चुके हैं। मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए इसका। अब पोएम के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको ले आएंगे, पहले ये पंक्तियां देख लीजिए। However, Ariel's words are not meant to be cruel। यहां एरियल ये जो सूचना दे रही है नेपल्स के बेटे फर्डिनेंड को, तो एरियल के शब्द क्रूर नहीं हैं। दे आर पार्ट ऑफ प्रोस्पेरोस लार्जर प्लान टू टेस्ट फर्डिनेंड्स लव फॉर हिज डॉटर मिरांडा। बल्कि प्रोस्पेरो जो है फर्डिनेंड का अपनी बेटी मिरांडा के प्रति प्रेम कैसा है, किस हद तक है, उसको चेक करने के लिए ये सब वो जादू के प्रभाव से कर रहा है। द सॉन्ग इज सिंबॉलिक। अब आते हैं इस पे, ये गीत क्या है, प्रतीकात्मक है। द सॉन्ग इज सिंबॉलिक एज इट ट्रांसफॉर्म्स द किंग्स डेथ इनटू समथिंग ब्यूटीफुल एंड मिस्टीरियस। क्यों? क्योंकि गीत हमें ये बताता है कि राजा नेपल्स की जो मृत्यु हुई है, ठीक है, इनटू समथिंग ब्यूटीफुल, मृत्यु के पश्चात वो ब्यूटीफुल और मिस्टीरियस बन चुका है। द किंग्स बॉडी अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग हैज टर्न्ड इनटू कोरल एंड पल्स। और राजा का शरीर जो है कोरल में और पल्स में बदल चुका मृत्यु पश्चात। सिग्निफाइंग बोथ द नेचुरल डिके ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसका मतलब क्या निकलता है, द नेचुरल डिके ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कि समुद्र के अंदर प्राकृतिक रूप से मनुष्य का शरीर जो है उसका क्षरण हो जाता है, पतन हो जाता है, खराब हो जाता है शरीर, ठीक है। एंड ए काइंड ऑफ स्पिरिचुअल मेटामॉर्फोसिस, और मृत्यु के पश्चात क्या आ गया, उसमें एक आध्यात्मिक परिवर्तन आ गया है। यही बात इस पोएम के संदर्भ में कहने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। तो यहां आपने जो पहला ये जो कार्ड देखा है उसका मीनिंग क्या निकलता है ओरल, अब वो देखिएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कार्ड्स, ठीक है, कार्ड, ये पहला कार्ड है ना, तो कार्ड्स की बजाय कार्ड ही कह देते हैं इसको ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कार्ड, ये लो, द ड्राउन्ड फेनिशियन सेलर। दिस कार्ड रेफर्स टू डेथ बाय वाटर। ये कार्ड किसको रेफर करता है कि मृत्यु किससे होगी, पानी से। सिंबलाइजिंग डिस्ट्रक्शन एंड लॉस, किसका प्रतीक है ये, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, एंड लॉस नुकसान, इसका प्रतीक है। द सेलर हैज पर्ल्स फॉर हिज आईज। वो सेलर जब पानी में डूबता है, ठीक है, तो उसकी आंखें जो हैं किसकी बन जाती है, मोतियों की बन जाती है। यहां पर एक चीज वो कही जाती है, फनीशिया का एक व्यापारी था, ठीक है, व्यापार करने के लिए जा रहा था, किसी कारणवश समुद्र में डूब गया। डूबने के बाद में जो बॉडी ऊपर आई तो देखा उसकी आंखें जो है किसकी बन चुकी हैं, पर्ल्स की बन चुकी है, ऐसा कहा जाता है। द सेलर हैज पर्ल्स फॉर हिज आईज। तो ये जो पंक्ति आई थी शोविंग, ये पंक्ति हमें ये बताती है, ये दिखाती है ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन थ्रू डेथ, की मृत्यु पश्चात क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। टू टायरेसिस। अब टायरेसिस के लिए इस कार्ड का क्या मतलब है, मैडम सोसोस्त्रिस कार्ड शो करती है। पहला कार्ड फेनिशियन सेलर का, ड्राउन्ड फेनिशियन सेलर का, तो इस कार्ड का टायरेसिस के संदर्भ में क्या मतलब है वो देखो। दिस कुड बी अ वार्निंग अबाउट बीइंग ओवरवेल्म्ड और स्पिरिचुअली लॉस्ट। उसके लिए ये एक वार्निंग भी हो सकती है कि भाई इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड, भावुक मत हो, और स्पिरिचुअली लॉस्ट, अध्यात्म में अपने आप को इतना भी मत डुबो कि मृत्यु हो जाए और फिर वापस पुनर्जन्म न हो। मच लाइक द वर्ल्ड इज ड्राउनिंग इन chaos। जिस तरह से दुनिया अराजकता में डूबी हुई है, तुम स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा मत डूबो, ऐसा संदेश हो सकता है टायरेसिस के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले कार्ड की तरफ। दूसरा कार्ड जो है उसको शो किया जा रहा है, किसको, टायरेसिस को, किसके द्वारा, मैडम सोसोस्त्रिस के द्वारा। हियर इज बेलाडोना।
अब बेलाडोना क्या है साहब? खूबसूरत है, जहरीली नागिन है, ऐसा समझ लो। सिंबलाइजेस डिसेप्टिव ब्यूटी दैट इज अल्टीमेटली हार्मफुल। डिसेप्टिव यानी चीट करने वाली, धोखा देने वाली। तो बेलाडोना जो है वो प्रतीक है किसका? डिसेप्टिव ब्यूटी का। दैट इज अल्टीमेटली हार्मफुल, जो अंततोगत्वा व्यक्ति के लिए क्या साबित होगी? हार्मफुल साबित होगी। फिर आगे कहता है द लेडी ऑफ द रॉक्स। अब लेडी ऑफ द रॉक्स जो है रेफर्स टू लियोनार्डो द विंसीज पेंटिंग मैडोना ऑफ द रॉक्स। लियोनार्डो द विंची जो है उनकी पेंटिंग है, उसका टाइटल है मैडोना ऑफ द रॉक्स। सिंबलाइजिंग, जिसका प्रतीक क्या है? मिस्ट्री। किस चीज की प्रतीक हो? मिस्ट्री की, रहस्य की, प्योरिटी की, शुद्धता की, एंड आइसोलेशन की, इन सब की प्रतीक है। तो हियर इज बेलाडोना द लेडी ऑफ द रॉक्स। फिर आगे क्या कहा है बेलाडोना को? द लेडी ऑफ सिचुएशंस। तो ये जो दोनों फ्रेजेस हैं, द लेडी ऑफ सिचुएशंस और द लेडी ऑफ द रॉक्स, ये दोनों एक तरह से क्या है? बेलाडोना के लिए एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं बताने के लिए कुछ फ्रेजेस का इस्तेमाल किया। कितनी फ्रेजेस का? 2 फ्रेजेस का। तो हु इज द लेडी ऑफ द रॉक्स? बेलाडोना। हु इज द लेडी ऑफ सिचुएशंस? बेलाडोना। अब समझ लो द लेडी ऑफ सिचुएशन क्या है। द लेडी ऑफ द सिचुएशन रेफर्स टू अ वुमन इन सेक्शन सेकंड। पोएम का जो सेक्शन सेकंड इसके बाद में शुरू होता है, बिरियल ऑफ द डेड पहला सेक्शन है। सेकंड सेक्शन में जिस वुमन का जिक्र होता है, कौन सी वुमन? हु मैनिपुलेट्स लव एंड रिलेशनशिप्स, जो प्रेम का प्रदर्शन करती है, रिलेशनशिप में होने का प्रदर्शन करती है किसी के साथ में, लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है। ये ऊपरी दिखावे के तौर पे होता है, केवल शारीरिक प्रेम होता है, मन से प्रेम नहीं होता है। तो उसको शो कर रही है। रिफ्लेक्टिंग द कंफ्यूजन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन कनेक्शंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जो इस बात का प्रतीक है कि इस आधुनिक दुनिया में लोग जो हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक दूसरे से शारीरिक प्रेम भले ही करते होंगे, लेकिन वो मन से आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। उनके मन में क्या रह रहा है? कंफ्यूजन रह रहा है, एक दूसरे के प्रति अलगाव रह रहा है, जुड़ाव नहीं रह रहा है। ठीक है, ये चीज जो है शो करती है। तो उस औरत को एक तरह से ये क्या करते हैं, यहाँ पर रेफर करते हैं। ठीक है, उसको सिग्निफाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेडी ऑफ द सिचुएशन, इसको आप लेडी ऑफ एजी वर्च्यू भी आप कह सकते हैं। अ लेडी हु कैन हैव मल्टीपल अफेयर आप कह सकते हैं। ठीक है, ए लेडी ऑफ द नाइट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। क्लियर? तो बेलाडोना को इन्होंने ये 2 पदवियां जो है यहां पर दी हैं। अब आ जाओ, इस कार्ड के माध्यम से ये कहना क्या चाह रही है बेलाडोना, द लेडी ऑफ द रॉक्स, क्या कहना चाह रही है? बेलाडोना इज ब्यूटीफुल बट पॉइजनस। तो बेलाडोना को क्या दर्शाया गया है? सुंदर है लेकिन जहरीली है, अर्थात खतरनाक है। द लेडी ऑफ द रॉक्स सजेस्ट अ फिगर हु ब्रिंग्स बोथ अल्यूर एंड डेंजर। तो यहां पर ये जो लेडी ऑफ द रॉक्स है बेलाडोना, ये किसको सजेस्ट कर रही है? कि एक ऐसी लड़की से सावधान, हु ब्रिंग्स बोथ अल्यूर, अल्यूर ललचाना, जो तुम्हें ललचाएगी, एंड डेंजर, और तुम्हें खतरे में भी डालेगी। अब टायरेसिस के हिसाब से देखो, शी माइट बी कॉशनिंग अगेंस्ट टेम्पटेशन और डिसीट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। टायरेसिस को ये कहना चाह रही होगी मैडम सोसोस्त्रेस, उसको चेतावनी देना चाह रही होगी, सावधान करना चाह रही होगी क्या? कि कॉशनिंग, कि सावधान रहना, अगेंस्ट टेम्पटेशन और डिसीट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, किस मॉडर्न वर्ल्ड में टेम्पटेशन, लालच और डिसीट, धोखे से सावधान रहना। वेयर, जहां पर ब्यूटी ऑफन हाइड्स हार्म, जहां पर सुंदरता जो है उसके पीछे नुकसान छुपा रहता है। इस चीज से क्या रहना? सावधान रहना। फिर तीसरी तस्वीर देखिए, हियर इज द मैन विथ 3 स्टेव्स। फिर कार्ड जो दिखाया जाता है उस पर एक व्यक्ति है
जिसने अपने शरीर पे 3 लाठियां या 3 डंडे, 3 स्टिक्स जो है धारण कर रखी हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है? द मैन विद 3 स्टेव्स इसको कहा गया है। एंड हियर द व्हील, और एक कार्ड के ऊपर व्हील जो है बना हुआ है। खैर पहले इसकी बात करेंगे। द मैन विथ 3 स्टेव्स इज सिंबॉलिक ऑफ द फिशर किंग फ्रॉम ग्रेल स्टोरी। ग्रेल स्टोरी जो है उसमें जो फिशर किंग है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी करी है ना, तो उसका रेफरेंस यहां पर दिया जा रहा है। अब ये ग्रेल स्टोरी वाला फिशर किंग क्या है? इज वुंडेड, हु इज वुंडेड, जो घायल है, एंड हुज लैंड इज सफरिंग बिकॉज ऑफ हिज वुंड, और उसके घाव की वजह से उसकी राज्य की जो जमीन है वो बंजर हो चुकी है। द 3 स्टेव्स और स्टाफ्स भी आप इसको कह सकते हैं, ही होल्ड्स, और इस तस्वीर के अंदर इस व्यक्ति ने जो 3 डंडे, 3 लाठियां या 3 स्टिक्स जो धारण कर रखी हैं, रिप्रेजेंट अ 3-fold सैल्वेशन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? 3 तरीके हैं तुम्हारी मुक्ति के, सैल्वेशन, मुक्ति के, इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इन 3 तरीकों का जिक्र जो है इस पोएम के लास्ट सेक्शन में, 5वें सेक्शन में, जिसका टाइटल है व्हाट द थंडर सेड, उसमें भी जिक्र आता है। ठीक है, दिस रेफर्स टू द आइडिया ऑफ हीलिंग और रिडेम्पशन इन 3 स्टेजेस, जिसमें दिस रेफर्स टू द आइडिया ऑफ हीलिंग, कि तुम्हारी हीलिंग जो है वो 3 तरह से हो सकती है, 3 स्टेजेस में होगी। ये 3 स्टेजेस कौन सी हैं? दा। मैं एक बार इनको पूरी तरह से इनका एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, 5वें पार्ट में खैर करना ही करना है वहां पे। ठीक है, बिल्कुल बहुत ब्रीफली करूंगा कि स्पिरिचुअल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग और इमोशनल हीलिंग। पहला है स्पिरिचुअल हीलिंग, अर्थात आध्यात्मिक मुक्ति, सैल्वेशन थ्रू स्पिरिचुअल रिन्यूअल। कि पहली मुक्ति किसके माध्यम से? स्पिरिचुअल रिन्यूअल के माध्यम से। लाइक जैसे द हीलिंग ऑफ द फिशर किंग, जैसे किसकी हुई है? फिशर किंग की हुई है। वैसे फिजिकल हीलिंग, द रेस्टोरेशन ऑफ द लैंड, जहां पर वेस्टलैंड, बंजर भूमि, ठीक है, जो कि फिशर किंग का राज्य है। द रेस्टोरेशन ऑफ द लैंड और वर्ल्ड, इस पोएम के संदर्भ में आधुनिक दुनिया ले लो, और फिशर किंग के संदर्भ में बात करो तो फिशर किंग का साम्राज्य, उसकी भूमि ले लो, तो वो क्या होती है? उसका रेस्टोरेशन होता है, पुनरुद्धार होता है। दैट सफर्स अलोंग विद द किंग, और उसका राज्य उसके राजा फिशर किंग के साथ ही क्या कर रहा था? ठीक है, कष्ट भोग रहा था, तो उनकी हीलिंग होती है। ये होगी भौतिक रूप से। इमोशनल हीलिंग, द रेस्टोरेशन ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, मानव के दूसरे मानव के साथ में जो कनेक्शन है, रिलेशन है, ठीक है, उनका पुनरुद्धार होना, उनका ठीक होना, जो कि मशीन लाइक बन चुके हैं, भौतिकवादी रिश्ते बन चुके हैं, उनका ठीक होना। एंड अंडरस्टैंडिंग इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ये टूटी हुई दुनिया जिसका एक दूसरे के साथ कोई जुड़ाव नहीं है, कोई मन से जुड़ाव नहीं है, उस दुनिया का ठीक होना, उसके आपसे रिश्ते ठीक होना, ये क्या है? इमोशनल हीलिंग। तो ये 3 तरह की हीलिंग होगी, तभी क्या होगी? एक तरह से इसका सैल्वेशन अर्थात मुक्ति हो पाएगी, ऐसा इसमें बताया गया। तो दीज 3 फॉर्म्स ऑफ सैल्वेशन सजेस्ट दैट द ओनली वे टू हील द वर्ल्ड, ये जो 3 तरीके हैं सैल्वेशन के, ये इस बात का सुझाव देते हैं कि इस दुनिया को ठीक करने का, इसका इलाज करने का, हील करने का केवल एक तरीका है। ठीक है, वैसे मानो तो फिशर किंग को ठीक करने का एक तरीका है, इज थ्रू अ कंप्लीट रिन्यूअल, वो है इसका पूरी तरह से पुनरुद्धार, जो क्या है? स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग। क्लियर? अब वापस इस पंक्ति पे आ जाओ कि कार्ड निकाला, कार्ड पे तस्वीर है एक व्यक्ति की जिस पे 3 ऐसे उसने धारण कर रखे स्टिक्स। वो 3 स्टिक्स किसकी प्रतीक हैं? वो तीनों दा उसकी प्रतीक हैं। ठीक है, जो स्पिरिचुअल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं कि दुनिया का उद्धार इन 3 तरीकों से होगा, ऐसा यहां पर बताने की कोशिश करी गई है।
अब इस कार्ड का इंटरप्रिटेशन एक बार देख लो टायरेसिस के संदर्भ में। इट कुड मीन दैट होप और विजन इज प्रेजेंट। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उम्मीद है, होप है, दूरदृष्टि है, ये सब उपलब्ध है, प्रेजेंट है, बट इट इज अनक्लियर, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है, अर्थात अस्पष्ट, लेकिन ये स्पष्ट है। इफ इट विल लीड टू एनीथिंग मीनिंगफुल इन सच ए ब्रोकन वर्ल्ड, ब्रोकन वर्ल्ड, द वेस्टलैंड, बंजर भूमि, ठीक है, स्पिरिचुअली डेसोलेटेड वर्ल्ड, किस स्पिरिचुअली डेसोलेटेड वर्ल्ड में विजन भी है, होप भी है, उपलब्ध तो है, लेकिन ये अस्पष्ट है कि इस आधुनिक दुनिया में इट विल लीड टू एनीथिंग मीनिंगफुल, कि इन सब का कोई मतलब भी निकल पाएगा क्या, अर्थात आधुनिक दुनिया इसको पहचान पाएगी क्या, और आधुनिक दुनिया जो है इन 3 स्टेप्स दा 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 का जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या उसको समझ पाएगी और क्या उस मार्ग पर चल के मुक्ति प्राप्त कर पाएगी क्या। ये इसका मीनिंग निकलता है टायरेसिस के संदर्भ में। फिर आगे चलते हैं, कुछ रह तो नहीं गया ना यहाँ पे, हाँ कुछ नहीं रहा, ठीक है। तो हमने ये पंक्ति कर ली, हियर इज द मैन विथ 3 स्टेप्स, ये कर लिया अपन ने। एंड हियर द व्हील, डब्ल्यू कैपिटल है, एंड हियर द व्हील, और ये रहा व्हील, ठीक। अब व्हील क्या है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ टाइम भी आप इसको कह सकते हैं, समय चक्र भी आप इसको कह सकते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि पोएम का इंटरप्रिटेशन आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। दिस सिंबलाइजेस लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून किसको शो करता है? जिंदगी के उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कि जिंदगी जो है अनिश्चितताओं से भरी है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एंड लैक ऑफ कंट्रोल ओवर फेट, और भाग्य पर हमारा कंट्रोल नहीं है, इस बात को ये व्यक्त करता है। क्लियर? अब टायरेसिस के लिए इस पंक्ति का एंड हियर द व्हील, इसका क्या मतलब हो सकता है वो देखो। मैडम सोसोस्ट्रिस क्या कह रही होगी इस कार्ड को लेकर के? शी माइट बी सेइंग, वो शायद ये कह रही होगी, दैट द वर्ल्ड इज स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, कि दुनिया जो है घूम रही है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है। एंड पीपल आर द मर्सी ऑफ रैंडम इवेंट्स, और पीपल, लोग जो हैं, इस आधुनिक दुनिया के लोग जो हैं, ठीक है, वो रैंडम इवेंट्स की दया पर निर्भर कर रहे हैं, अर्थात कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इसके बारे में स्पष्ट तौर पे नहीं कहा जा सकता, और क्योंकि भाग्य पर किसी का नियंत्रण नहीं है। फिर एंड हियर इज द वन आइड मर्चेंट, फिर अगला कार्ड निकाला जाता है। कितने कार्ड हो गए देखो एक बार, 2 3, फिर व्हील वाला ये हो गया आपका 4, और फिर ये आ गया आपका एंड हियर इज द वन आइड मर्चेंट, ये आपका 5वां कार्ड। फिर अगला कार्ड निकाला जाता है जिसमें एक व्यापारी की तस्वीर है, लेकिन उसकी एक ही आंख है, अर्थात काना है, ब्लाइंड इन वन आई, है ना, तो एक ही आंख उसकी काम कर रही है। द वन आइड मर्चेंट रेफर्स टू, किसको रेफर कर रहा है? अर्थात ये व्यापारी, इसको आपने दिखाया, इसका मतलब ये एक ऐसा व्यापारी है जो सिर्फ अपने भौतिक फायदे को देखता है। उसकी दूसरी आंख जो कि स्पिरिचुअलिज्म के लिए बनी है, उसको उसने बंद कर रखा है, अर्थात काना है ना। अर्थात ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ध्यान नहीं देता, ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं देता, ये केवल अपने मैटेरियलिस्टिक गेन जो है उसकी तरफ ही ध्यान देता है। द वन आइड मर्चेंट रेफर्स टू अ मर्चेंट फ्रॉम स्मिर्ना मेंशन्ड इन सेक्शन 3 द फायर सरमन। ये जो वन आइड मर्चेंट है, ये कौन है? इसी पोएम के 3रे सेक्शन जिसका टाइटल है द फायर सरमन, जहां पर मर्चेंट ऑफ स्मिर्ना का जिक्र किया गया है, ये उसका रेफरेंस यहां पर दिया गया है। द मर्चेंट इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग ओनली वन आई, और इस मर्चेंट को किस रूप में बताया गया है? जिसके केवल एक आंख है। सिंबलाइजिंग दैट, जो इस बात का प्रतीक है,
ही फोकसेस ओनली ऑन कॉमर्स, कि इस व्यापारी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने कॉमर्स, अपने व्यापार वाणिज्य पर है, अर्थात मनी एंड ट्रेड, पैसे और व्यापार पर ही इसका ध्यान है। हिज अदर आई, इसकी जो दूसरी आंख है, विच वुड रिप्रेजेंट रिलीजन और स्पिरिचुअल विजन, जो कि किसको व्यक्त करती है, रिलीजन और स्पिरिचुअल विजन को व्यक्त करनी चाहिए थी, इज डेड, वो आंख डेड है, अर्थात बंद है, मर चुकी है, यानी बंद है, अर्थात एक आंख खराब है। कौन सी? स्पिरिचुअलिज्म की, रिलीजियस आई, स्पिरिचुअल आई, वो इसकी खराब है। और नो लॉन्गर एक्टिव, आप यूं कह सकते हैं कि अब वो काम नहीं करती वो आंख। दिस सजेस्ट दैट द मर्चेंट लाइक मैनी पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये जो पंक्ति है इस बात को सजेस्ट करती है कि आज के जमाने में जैसे कि ज्यादातर व्यापारी होते हैं, इज ब्लाइंड टू स्पिरिचुअल और मॉरल कंसर्न्स, कि ये व्यापारी जो है स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक, मॉरल यानी नैतिक, कंसर्न्स यानी दायित्व जो है उनके प्रति इन्होंने आंखें मूंद रखी हैं। एंड इज सोलली यानी एकमात्र फोकस्ड ऑन मटेरियल गेन, और केवल जो भौतिक जो गेन होता है, फायदा होता है, वहीं पर इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है। नेग्लेक्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन और हायर वैल्यूज, जो उच्चतर मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, जो धर्म कहता है, उसकी तरफ से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। ये यहां ये बताना चाह रहे हैं। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ द कार्ड देखो, इस कार्ड में क्या कहा गया है, ठीक है, उसी की बात कर रहे थे, लेकिन और इसकी व्याख्या कर लेते हैं। द वन आइड मर्चेंट का मतलब क्या है? दिस कैरेक्टर फोकसेस ओनली ऑन मटेरियल थिंग्स, भौतिकवाद पर केवल फोकस करना, मिसिंग द स्पिरिचुअल और मॉरल साइड ऑफ लाइफ, और जो जीवन का जो आध्यात्मिक और नैतिक पक्ष है उसकी तरफ से आंखें मूंद लेना, इसका मतलब यह है। अब टायरेसिस के लिए इसका मतलब क्या है? मैडम सोसोस्ट्रिस इस कार्ड के माध्यम से क्या उसको बताना चाहती हैं? तो इट रिफ्लेक्ट्स द मटेरियलिस्टिक एंड शैलो नेचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। वो ये बताना चाहती है कि आज की जो दुनिया है ये छिछली दुनिया है, ठीक है, शैलो नेचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, कि आज की दुनिया की जो नेचर है वो छिछलीदार है, मटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है। वेयर पीपल प्रायोरिटाइज वेल्थ ओवर डीपर वैल्यूज, और इस जमाने के लोग जो हैं धन को, दौलत को ज्यादा महत्व देते हैं बजाय किसके? जो गहरे मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं, उनके बजाय। तो ये उसको चेतावनी देना चाह रही है। एंड दिस कार्ड, फिर अगले कार्ड की तरफ जाते हैं। एंड दिस कार्ड विच इज ब्लैंक, ये कौन सा कार्ड हो गया? 6 नंबर का। एंड दिस कार्ड विच इज ब्लैंक, फिर अगला कार्ड वो निकालती है जिसपे कुछ नहीं है, ब्लैंक है। इज समथिंग ही कैरीज ऑन हिज बैक, इसमें किसी व्यक्ति को दिखाया जरूर गया है और वो अपनी पीठ पे लाद करके कुछ लेकर के जा रहा है, लेकिन क्या वो नहीं पता। विच आई एम फॉरबिडन टू सी, जिसके लिए मुझे कहा गया है, मुझे ऊपर से भगवान की इजाजत नहीं है देखने की या तुम्हें बताने की। इसमें क्या है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, है ना, कि ईश्वर मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता, ऐसा वो कहती है। तो यहां पर जो ब्लैंक शब्द आया इसका मतलब क्या है? द कार्ड शोज द मिस्ट्रीज ऑफ अ रिलीजन। एक्चुअल में ये कार्ड जो है, जो धर्म जो होता है, रिलीजन जो होता है, उसकी मिस्ट्रीज, उसके रहस्य जो है उसको व्यक्त करता है, विच मॉडर्न वेस्टलैंडर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड। और ये धर्म के, रिलीजन की जो मिस्ट्रीज है कुछ ऐसी हैं जिसको ये आधुनिक जगत के जो वेस्टलैंडर्स हैं वो उसको समझ नहीं सकते, अर्थात देख नहीं सकते। सो इट अपीयर्ड ब्लैंक टू हर, और मैडम सोसोस्ट्रिस वो भी कहां से है? इस आधुनिक वेस्टलैंडर की एक निवासी है, इसलिए इस आधुनिक युग की निवासी होने के नाते वो भी
मिस्ट्रीज ऑफ रिलीजन को समझ नहीं सकती, अर्थात उसको देख नहीं सकती। इसलिए वो कहती है कि ये कार्ड क्या है, ब्लैंक है, ठीक है, और मैं इसको इंटरप्रेट तुम्हें नहीं कर सकती। विच आई एम फॉरबिडन टू सी, अर्थात इसमें क्या है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ठीक है, मेरा ईश्वर जो है मुझे मना कर रहा है कि नहीं ये बात मत बताना। जैसे कई बार होता है ना, अपने यहाँ जैसे कोई बुझा बुझा निकालते हैं, है ना, कि आपके यहाँ कोई चोरी होगी और आप जाते हो कि बताओ साहब, तो वो कहता है मेरे को दिख तो रहा है लेकिन बताऊंगा नहीं भाई, देख मुझे इजाज़त नहीं है इसको बताने की कि इसमें आगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो फिर वो मना कर देते हैं बताने से। तो वो वाली सी बात जो है यहां पर निकल करके आती है। इज समथिंग ही कैरीज ऑन हिज बैक विच आई एम फॉरबिडन टू सी। देखते हैं एक बार इंटरप्रिटेशन, देखते हैं इसका, इसकी व्याख्या देखते हैं कार्ड की। द ब्लैंक कार्ड, इसका मतलब क्या है? दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स द अननोन और फॉरबिडन नॉलेज। इस कार्ड में ऐसा ज्ञान है जो कि मैडम सोसोस्ट्रिस के लिए क्या है, अननोन है, जिसको फॉरबिडन नॉलेज कह रही है। ठीक, मैडम सोसोस्ट्रिस सेज शी इज फॉरबिडन टू सी इट्स मीनिंग, और तभी मैडम सोसोस्ट्रिस कहती है कि मैं इसमें जो लिखा है उसको आपको नहीं बता सकती, मुझे मना किया गया है, तो कहकर के बचना चाह रही है। टू टायरेसिस, अब टायरेसिस के लिए इसका मतलब क्या हो सकता है वो देखिए। इट कुड सिग्निफाई ए मिस्ट्री और ट्रुथ अबाउट द वर्ल्ड दैट इवन टायरेसियस, इसमें यह कहा जा रहा है कि एक ऐसा राज या ऐसा सत्य है इस आधुनिक जगत का जो कि टायरेसियस, जो कि खुद एक प्रोफेट है, कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड और रिवील। वो भी टायरेसियस में भी फैल है, वो भी उस आधुनिक जगत के किसी रहस्य को, किसी सच्चाई को, कोई ऐसी हो सकती है जिसको वो भी शायद नहीं समझ पाए। ये मैडम सोसोस्ट्रिस शायद उसको कहना चाह रही है कि तू भले ही तू खुद भी क्या होगा, प्रोफेट होगा, बट यू ऑल्सो वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। कितने कार्ड्स हो गए यहां पे? 6 हो गए। द हैंग्ड मैन, फिर अगला जो कार्ड है द हैंग्ड मैन। आई डू नॉट फाइंड, इससे पहले वाली पंक्ति अपन छोड़ गए। आई डू नॉट फाइंड, कि मुझे एक कार्ड नहीं मिला। कौन सा नहीं मिला? द हैंग्ड मैन। यहां पर पहला प्रश्न, ये एक पहला प्रश्न जो है वो कर ही लो, ये क्वेश्चन तैयार कर ही लेना। मैडम सोसोस्ट्रिस को कौन सा कार्ड नहीं मिलता है, अर्थात विच कार्ड मैडम सोसोस्ट्रिस डिडंट फाइंड। ठीक है, कौन सा कार्ड मैडम सोसोस्ट्रिस को नहीं मिलता है? तो वो है द हैंग्ड मैन, आदमी लटका हुआ। अरे सूली पे ऐसे ईसा मसीह नहीं लटका हुआ है क्या? ठीक है, क्रूसीफाई किया गया था, सलीब पे चढ़ाया गया था, सूली पे चढ़ाया गया था, वो कार्ड नहीं मिलता है। अब क्या कहना चाहेगी वो बाद में देखेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। शी कैन नॉट फाइंड द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन। अब ये किसका है? सिंबॉलिक है। किसका सिंबॉलिक है? टू क्रूसीफाइड क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जिनको क्रूसीफाई किया गया था, सलीब पे लटकाया गया था, उसकी तरफ इशारा कर रही कि वो कार्ड मुझे नहीं मिला। सिग्निफाइज दैट मॉडर्न मैन आर ब्लाइंड टू स्पिरिचुअल ट्रुथ्स, जो इस बात का प्रतीक है कि आधुनिक जगत के जो लोग हैं, अर्थात जो मॉडर्न वेस्टलैंडर्स हैं, दे आर ब्लाइंड टू स्पिरिचुअल ट्रुथ्स, ये आध्यात्मिक सच्चाइयों के प्रति अंधे हैं। उनको वो लटका हुआ ईसा मसीह नहीं दिखता जो बाद में वापस जिंदा होता है। ठीक है, जो कि उनके लिए क्या है? धर्म है, स्पिरिचुअल ट्रुथ है ना। इसको आप रिलीजन कह लो, चाहे ब्लाइंड टू रिलीजन कह लो, कि आधुनिक युग के जो लोग हैं दे आर ब्लाइंड टू रिलीजन। इसीलिए उनको कौन नहीं दिखाई देता?
उनको ईसा मसीह दिखाई नहीं देते हैं। क्लियर? ठीक है, ये चीज। द हैंग्ड मैन फिर कहता फियर डेथ बाय वाटर, और फिर उसको चेतावनी देती है कि मृत्यु हो सकती है तुम्हारी। फियर, डरना किससे? डेथ बाय वाटर। फियर डेथ बाय वाटर मतलब क्या है इसका? आई फियर योर डेथ बाय ड्रॉनिंग इन द सी ऑफ मटेरियलिज्म, कि मुझे भय है कि तुम यदि सी ऑफ मटेरियलिज्म, भौतिकवाद के समुद्र में डूब गए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो यहां पर समुद्र का जो पानी है, वाटर इज कॉल्ड द सी ऑफ वाइसेस। तो पानी, समुद्र का पानी जो है उसको क्या कहा गया है? सी ऑफ वाइसेस। वाइसेस एंड बुराई, अर्थात बुराइयों का समुद्र कहा गया है। और द फ्लड ऑफ पैशंस कहा गया है, भावनाओं की बाढ़ कहा गया है। तो इसमें तुम कहीं डूब करके मत जाना, लेकिन मुझे भय है कि तुम्हारी मृत्यु इसमें हो सकती है। ये यहां पर इसको कहती है। फिर यहां पर ये 6 कार्ड जो है इसको दिखा करके, ये चेतावनी दे करके जो इधर उधर नजरें दौड़ाती है तो देखती है, आई सी, आई किसके लिए आ रहा है? मैडम सोसोस्त्रिस के लिए। क्राउड्स ऑफ पीपल, क्राउड्स ऑफ पीपल अर्थात बहुत सारे लोग, वॉकिंग राउंड इन रिंग, राउंड यानी गोल गोल चलना, कि बहुत सारे लोग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं राउंड, जो गोल गोल चल रहे हैं, इन अ रिंग अर्थात कोई गोलाकार आकृति में, इस तरह से गोलाकार आकृति में लोग जो है ऐसे चलते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब वो सिर्फ भेड़ चाल चल रहे हैं, एमलेस रूटीन फॉलो कर रहे हैं कि इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना, तो एमलेस रूटीन है, कोई मतलब वाली बात नहीं है आज की दुनिया में। ठीक है, सब एक फिक्स पैटर्न को फॉलो किए जा रहे हैं। सब 9 से 5 का टाइम है, जॉब करो, घर आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ, सुबह उठो, मॉर्निंग वॉक करो, ठीक है, थोड़ा सा योगा करो, नाश्ता करो, वापस निकल जाओ। एमलेस रूटीन सिर्फ वही चल रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रही है कि आज के जो जमाने के लोग हैं वो सिर्फ इसी तरह से एमलेस इस रूटीन में व्यस्त हैं। ठीक है, क्राउड्स वॉकिंग इन ए रिंग। तो दिस शोज पीपल ट्रैप्ड इन मीनिंगलेस रिपीटेटिव रूटीन्स। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रही है? कि आज के जमाने के लोग जो हैं मीनिंगलेस और रिपीटेटिव रूटीन्स में ही लगे हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कि जिंदगी का अर्थ क्या है, कि आध्यात्म और धर्म भी कोई चीज होती है, उनको पता ही नहीं है। दे आर वॉकिंग इन सर्कल्स स्टक इन एम्प्टी लाइव्स। ठीक है, एक वो सर्कल्स में से घूमे जा रहे हैं लोग, मतलब अपना जीवन जिए जा रहे हैं। एम्प्टी लाइव्स, और जीवन भी कैसा? खाली, थोथा जीवन जिए जा रहे हैं, निरुद्देश्य मीनिंगलेस जीवन जिए जा रहे हैं, और जिनमें सिर्फ एक उद्देश्य है, पैसा कमाना। थैंक यू टायरेसिस महोदय, यहां आने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, थैंक यू। इफ यू सी डियर मिसेस एक्विटोन, एक्विटोन कोई काल्पनिक महिला का नाम यहां पर ले रही है, अब उसको जाने के लिए कह रही, क्यों? उसको लगता है कि शायद मुझे कोई पकड़ने के लिए आ रहा है। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? यूरोप में ये जो क्लेयरवॉयंट जो प्रोफेशन है, फॉर्च्यून टेलिंग प्रोफेशन है, टैरो कार्ड्स, ये है ना, ये इलीगल है। पुलिस को पता चल जाए तो पुलिस पीछे पड़ जाएगी, पकड़ लेगी। तो जल्द से वो क्या करती है, अपने कार्ड पत्ते वत्ते समेटती है कि देखो ऐसा है, थैंक यू, तो आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इफ यू सी डियर मिसेस एक्विटोन, यदि तुम मिसेस एक्विटोन से मिलो ना, टेल हर, तो उनसे बोलना, आई ब्रिंग द हॉरोस्कोप माई सेल्फ, कि मैं उनकी जन्म कुंडली जो मैंने बना रखी है मैं खुद ही उनको ला करके दे दूंगी, उन्हें मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। खतरा बहुत है भाई, इसलिए वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज। आजकल है ना, वन मतलब सभी को, मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज, कि आजकल लोगों को क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ये बात जो है वो उसको बोलती है और अपने कार्ड समेटती है। ठीक है, अब मैसेज टू टायरेसिस। टायरेसिस के लिए क्या मैसेज इसमें, ये देखो, मैडम सोसोस्त्रिस इज वार्निंग टायरेसिस अबाउट द स्टेट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स के माध्यम से मैडम सोसोस्त्रिस क्या कर रही हैं,
वार्निंग टायरेसिस अबाउट द स्टेट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। आधुनिक जो दुनिया है उसकी क्या अवस्था है, उसके प्रति इसको वार्निंग दे रही है, चेतावनी दे रही है। टायरेसियस एज अ प्रॉफिट, टायरेसिस खुद एक प्रॉफिट है, रिप्रेजेंट्स विजडम एंड इनसाइट। अंधा है लेकिन बुद्धिमान है, इनसाइट है उसमें। मैडम सोसोस्ट्रिस रीडिंग रीइंफोर्सेस व्हाट टायरेसिस ऑलरेडी नोज, और टायरेसिस उन सब बातों को पहले से जानता है जो बातें मैडम सोसोस्ट्रिस को बता रही हैं। इस तरह से उनको उन बातों को सुन करके, मैडम सोसोस्ट्रिस की बातों को सुन करके वो तो केवल उसको क्या दे रहा है, पुनर्बलन दे रहा है, रीइंफोर्स कर रहा है बस। ठीक है, हामी भर रहा है, हाँ कि हाँ ठीक ठीक तू ठीक कर रही है भाई, यही हाल है जमाने का। वो क्या बातें जानता है? द वर्ल्ड इज इन कैओस, दुनिया में चार तरफ अराजकता फैली हुई है। एंड पीपल हैव लॉस्ट देयर वे, लोग मार्ग भटक चुके हैं, सच्चाई का, धर्म का, आध्यात्मिकता का मार्ग भटक चुके हैं, वो जानता है। हर वार्निंग्स इको द लार्जर थीम्स ऑफ द वेस्टलैंड, और यहां पर ये जो चेतावनियां जारी करी गई हैं मैडम सोसोस्ट्रिस के द्वारा, ये चेतावनी क्या कर रही हैं? द वेस्टलैंड जो पोएम है उनकी जो लार्जर थीम्स हैं उन्हीं को बयान कर रही हैं। वो लार्जर थीम्स क्या हैं? ए मॉडर्न वर्ल्ड दैट हैज लॉस्ट इट्स स्पिरिचुअल फाउंडेशन, एक आधुनिक जगत जिसने अपनी आध्यात्मिक बुनियाद को खो दिया है। एंड स्ट्रगल्स, और संघर्षरत है, विद कंफ्यूजन एंड डिके, और इस दुनिया में कंफ्यूजन फैला हुआ है, एंड डिके, इस दुनिया का पतन हो रहा है, इस पीढ़ी का, आधुनिक जगत का पतन हो रहा है। ये सारी चीजें इस पोएम की थीम के अंदर है। और ये वार्निंग जो है, जो कि मैडम सोसोस्ट्रिस जारी करती हैं, वो वार्निंग क्या करती हैं? केवल उन्हीं थीम्स को गुणगान उनका करती है, उनका बखान करती है। तो ये था आपका थर्ड विग्नेट्स, अर्थात तीसरा दृश्य। इसका मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आपको इसका लिख करके दे दिया है, आप इसको अलग से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये आपको पीडीएफ के तौर पे उपलब्ध हो ही जाएगा। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। फोर्थ विग्नेट जो है अब हम अगली क्लास में संपन्न करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।